हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है चोल डायनेस्टी। यानी आज हम चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की एसएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम पढ़ रहे हैं ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 1206 एडी। तो आज हम चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चोल डायनेस्टी का जो एरिया है, किस एरिया पर चोल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो रूल करते थे, तो आप इसमें देख सकते हैं। इस एरिया पर जो है ये एरिया जो है, इस एरिया पर जो चोल डायनेस्टी के रूलर जो थे वो अपना राज करते थे, यानी रूल करते थे। ठीक है। और ये जो ब्लू लाइन दिखा रखी है, ये लाइन क्या है? तो ये लाइन मैं आपको बता दूं कि ये एक ट्रेड रूट है। यानी चोल डायनेस्टी जो थी वो अदर कंट्री के साथ में ट्रेड करती थी। यानी वापस बताता हूँ कि जो चोल डायनेस्टी थी वो अदर कंट्री के साथ में भी ट्रेड करती थी, अदर कंट्री के साथ में ट्रेड करती थी, यानी व्यापार करती थी। तो यही व्यापार करने का रास्ता था, यानी दूसरे देश तक जाने का रास्ता था। इस रास्ते के द्वारा चोल डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो ट्रेड करते थे, यानी दूसरे देशों के साथ व्यापार करते थे। और चोल इन्फ्लुएंस, यानी जो ये पिंक पिंक दिखा रखा है आपको, पिंक पिंक एरिया दिखा रखा है, वो ये एरिया जो था वो भी चोल डायनेस्टी के रूलर के प्रभाव में ही आता था। ठीक है। यानी जो चोल डायनेस्टी के जो रूलर थे उनके प्रभाव में ही आता था ये एरिया भी। अब हम कुछ बेसिक देखेंगे। तो चोल डायनेस्टी की जो कैपिटल थी, उस जो कैपिटल थी उसको हम कह सकते हैं तंजौर, या कह सकते हैं कि तंजावुर। तंजौर कहो या तंजावुर कहो, एक ही बात है। ठीक है। तो जो आपको याद रहे, या तो तंजौर या तंजावुर। और इसके समय जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी तमिल और संस्कृत। यानी वहाँ के जो लोग थे वो तमिल बोलते थे और संस्कृत बोलते थे। और वहाँ चोल डायनेस्टी के समय कौन कौन से धर्म जो थे प्रेजेंट थे, यानी कौन से धर्म के लोग चोल डायनेस्टी के अंदर रूल करते थे? तो हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग जो थे वो चोल डायनेस्टी के अंदर रूल करते थे। और इस समय कौन सी गवर्नमेंट थी, यानी किस टाइप की गवर्नमेंट थी? तो मोनार्की वाला सिस्टम चलता था। गवर्नमेंट की बात करें तो मोनार्की वाला सिस्टम चलता था। मोनार्की वाले सिस्टम में क्या होता था कि सारी राजा की जो राजा ही जो था वो पूरी प्रजा को कंट्रोल करता था। यानी कि मोनार्की के अंदर क्या होता है कि सारी जो पावर होती है, पूरी पावर जो होती है पूरे साम्राज्य को चलाने की, वो खाली किंग के हाथ में ही होती है। जो किंग चाहता है वही करता है, यानी किंग का ही आदेश चलता है पूरे साम्राज्य में। यानी हम कह सकते हैं कि मोनार्की में ये होता है कि सारी पावर जो होती है वो एंटायर पावर इन द हैंड ऑफ किंग। ठीक है। और चोल डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर हैं और लास्ट रूलर हम देखेंगे। तो चोल डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर हैं वो है विजयलया चोल, और जो लास्ट रूलर हैं वो राजेंद्र चोल। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये हम मिडिवल चोलास की बात कर रहे हैं, यानी मिडिवल चोलास की बात कर रहे हैं, जिसमें विजयलया फर्स्ट जो हैं वो विजयलया जो हैं वो फर्स्ट फाउंडर हैं मिडिवल चोलास के। और मिडिवल चोलास के जो लास्ट रूलर हैं वो है राजेंद्र चोल। मिडिवल चोलास आपको समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, चोल डायनेस्टी जो है वो एक लंबे समय से रूल करती है, बहुत लंबे समय तक जो है वो चोल डायनेस्टी रूल करती है प्राचीन काल में भारत पर। ठीक है। लंबे समय तक रूल करती है। तो उसमें हम इसको जो है लंबे समय तक रूल करती है, तो हम इसको जो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अर्ली चोलास, यानी जो कि बहुत पहले रूल करते थे, फर्स्ट टाइम में जो रूल करते थे वो हम पढ़ सकते हैं अर्ली चोलास के अंदर। और फिर हम पढ़ सकते हैं मिडिवल चोलास, यानी जो कि अर्ली चोलास के बाद में जो चोलास आते हैं उनको मिडिवल चोलास में पढ़ सकते हैं। यानी इस डायनेस्टी के कुछ समय बाद में जो चोलास आते हैं, चोलास रूल करते हैं, उनको हम मिडिवल चोलास के अंदर पढ़ सकते हैं। और जो बाद में आते हैं मिडिवल चोलास के बाद में, जो कि जो चोलास डायनेस्टी जो है, चोल डायनेस्टी के समाप्त होने के आसपास जो रूलर होते हैं उनको हम लेटर चोलास में पढ़ सकते हैं। तो हम इन चोल डायनेस्टी के रूलर को हम 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं, अर्ली चोलास, मिडिवल चोलास और थर्ड है लेटर चोलास। तो हम जो है वो अर्ली चोलास से एक ही रूलर की बात करेंगे जो कि है करिकाल। ठीक है। अर्ली चोलास की एक ही रूलर की बात करेंगे जो कि है करिकाल, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो हम करिकाल के बारे में ही पढ़ेंगे।
और सेकंड में हम जो है मिडिवल चोलास में तो हम बहुत से रूलर की बात करेंगे जो कि हमारी बुक में भी दिए हुए हैं। और थर्ड लेटर चोलास के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो मिडिवल चोलास पर रहेगा। ठीक है, तो मिडिवल चोलास में जो फर्स्ट रूलर होते हैं वो विजयलया होते हैं और जो लास्ट रूलर होते हैं वो राजेंद्र चोल होते हैं। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट रूलर हैं जैसे कि मिडिवल चोलास के जो रूलर हैं यानी मध्य समय में जो रूल करते हैं, चोल डायनेस्टी के मध्य समय में जो रूल करते हैं वो मिडिवल चोलास कहलाते हैं। फर्स्ट टाइम में जो रूल करते हैं वो अर्ली चोलास, और मध्य समय यानी बीच में जो रूल करते हैं चोल डायनेस्टी के बीच के समय में जो रूल करते हैं वो मिडिवल चोलास, और जो लास्ट में जो रूल करते हैं वो लेटर चोलास। तो मिडिवल चोलास की लिस्ट है विजयलया चोल, आदित्य फर्स्ट, पर्यटक चोल, गंधरादित्य और अरिंजय चोल और सुंदर चोल और उत्तम चोल, राजराज चोल, राजेंद्र चोल फर्स्ट, राजाधिराज चोल, राजेंद्र चोल सेकंड, वीरा राजेंद्र चोल और अथिराजेंद्र चोल। ठीक है, ये रूलर हैं अथिराजेंद्र, वीरा राजेंद्र, राजेंद्र, राजाधिराज, राजेंद्र चोल फर्स्ट, राजेंद्र चोल फर्स्ट, उत्तम चोल, ये सब रूलर हैं चोल डायनेस्टी के। तो अब हम शुरुआत करेंगे जो हमारी 10th की बुक में दिया हुआ है वो। अब हम पढ़ेंगे जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है 10th की SST वाली बुक, उसमें जो चोल डायनेस्टी के बारे में दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। तो ये जो डायनेस्टी होती है चोल डायनेस्टी वो इंडिया के साउथ की तरफ रूल करती है, यानी इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ की अभी तमिलनाडु कर्नाटक है उस जगह ये डायनेस्टी रूल करती है। इस डायनेस्टी के जो रूलर होते हैं वो रूल करते हैं। तो दक्षिण की तरफ 3 डायनेस्टी होती है, चेरा, चोल, पांड्या, उसी में से एक डायनेस्टी है चोल डायनेस्टी जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक दिस रीजन डिस्क्राइब्ड एज इंडिपेंडेंट रीजन। ठीक है, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उससे हमें यह पता चलता है कि ये जो डायनेस्टी है वो एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी है, यानी इंडिपेंडेंट रीजन है। वो कैसे, यानी ये चोल डायनेस्टी के अंदर कौन रूल करते हैं? चोलास जो होते हैं वो चोल डायनेस्टी के अंदर रूल करते हैं। और पल्लव, इससे पहले कौन सी डायनेस्टी थी? तो पल्लव डायनेस्टी थी, यानी पल्लव डायनेस्टी थी। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी। तो पल्लव डायनेस्टी के अंडर में जो काम करते थे वो थे चोलास। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी के अंडर में जो काम करते थे यानी पल्लवास के अंदर जो अंडर में काम करते थे वो थे चोलास। तो चोलास जो होते हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट जो है वो घोषित कर देते हैं और अपनी नई डायनेस्टी की स्थापना कर लेते हैं। ये चोलास, जिस डायनेस्टी का नाम होता है चोल डायनेस्टी। आगे बात समझ में, यानी जो चोलास जो होते हैं वो पल्लवास के अंडर में काम करते हैं और बाद में ये चोलास जो होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं। और ये चोलास क्या करते हैं कि धीरे धीरे पल्लवास की पावर को डिक्रीज कर देते हैं और पल्लवास को पूरी तरह से डिक्लाइन कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि उस पल्लवास का नामो निशान मिटा देते हैं। धीरे धीरे पूरा एरिया जो होते हैं पल्लवास का, पल्लव डायनेस्टी का, वो चोल डायनेस्टी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अलग अलग राजा आते हैं वो। और द पीपल ऑफ चोल रीजन यूज टू स्पीक तमिल एंड डेवलप्ड मैनी बुक्स इन तमिल लैंग्वेज। यानी जो चोल रीजन के यानी चोल डायनेस्टी के जो लोग थे वो तमिल बोलते थे और इनकी जो ज़्यादातर बुक होती थी वो भी तमिल लैंग्वेज में ही होती थी। कूलर रिटन बाय तिरुवल्लुवार एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर। यानी तमिल लिटरेचर का यदि आपको एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल देखना है तो एक कूलर नाम की एक बुक है जो कि तिरुवल्लुवार के द्वारा लिखी गई है। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है यदि आपको तमिल लिटरेचर का आपको एक एग्जाम्पल देखना है तो। कौन सी बुक? कूलर बुक। अब हमने देखा था कि अर्ली चोलास, मिडिवल चोलास और लेटर चोलास। तो अर्ली चोलास से हमें एक रूलर की हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो है करिकाल। और मिडिवल चोलास से तो हमें बहुत से रूलर की हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जो हमारी बुक में दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे। और मैंने मिडिवल चोलास की आपको फर्स्ट में लिस्ट भी बता दी थी। और लेटर चोलास के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो अर्ली चोलास के जो रूलर हैं वो करिकाल, यानी चोल डायनेस्टी के जो फर्स्ट फाउंडर हैं वो कौन है? रियल फाउंडर कह सकते हैं करिकाल। ठीक है, फर्स्ट रूलर हैं इस डायनेस्टी के।
ही लेड फाउंडेशन ऑफ पुअर टाउन, इन्होंने जो है वो पुअर टाउन का मतलब कि पुअर टाउन की स्थापना भी की, उसका मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसकी खोज की, पुअर टाउन बनवाया। ही फाउट अगेंस्ट सिंहनालाज, यानी सिंहनालाज ये जो होते हैं वो श्रीलंका के होते हैं। जिस प्रकार से चोलास, पल्लवास, चालुक्यास होते हैं, उसी प्रकार से सिंहनालाज होते हैं जो कि श्रीलंका के होते हैं, उनसे ये लड़ाई भी करते हैं। ही कंस्ट्रक्टेड अ बिग डैम ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर विद द हेल्प ऑफ सिंहली प्रिजनर्स ऑफ वार अराउंड 100 AD। ये जो होते हैं करिकाल, वो कावेरी नदी के किनारे एक बड़ा डैम बनवाते हैं। कौन? तो करिकाल, यानी एक बड़ा डैम बनवाते हैं कावेरी नदी के किनारे। किसकी सहायता से? सिन्हाली प्रिजनर ऑफ वार, यानी जो सिन्हालास की तरफ से जो अटैक करते हैं, यानी सिन्हालास जो होते हैं वो अटैक करते हैं, इनके लड़ाई होती है करिकाल और सिन्हालास के बीच में। तो जो सिन्हालास की जो आर्मी होती है, यानी जो इनके सैनिक होते हैं, उनको करिकाल जो होते हैं वो बंदी बना लेते हैं, और बंदी बनाने के बाद में जो सिन्हालास की जो सेना होती है उसकी सहायता से जो होते हैं वो एक डैम बनवाते हैं। ठीक है, यदि आपको बात समझ नहीं आई हो तो वापस बताता हूँ। यानी जो श्रीलंका के सिंहनालाज होते हैं वो और करिकाल के बीच में लड़ाई चलती है। ठीक है, लड़ाई किस किस के बीच में चलती है? सिंहनालाज और करिकाल के बीच में। तो जो सिंहनालाज की जो आर्मी होती है वो सिंहनालाज हार जाते हैं, तो करिकाल जो होते हैं वो सारी आर्मी ले लेते हैं। तो ये इस आर्मी के द्वारा, यानी इस सेना को जो है करिकाल जो होते हैं वो बंदी बना लेते हैं, और बंदी बनाने के बाद में उनसे काम करवाते हैं, और उनकी मदद से कावेरी नदी के किनारे एक बड़ा डैम भी बनवाते हैं। कौन? करिकाल। ही शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ चोलास फ्रॉम उरकपुर टू कावेरीपट्टनम, यानी जो चोलास की फर्स्ट में कैपिटल जो थी वो उरकपुर थी, उससे ये जो है वो चेंज कर देते हैं कावेरीपट्टनम। अब विजयलया, यानी मिडिवल चोलास में हम विजयलया के बारे में पढ़ेंगे। तो मिडिवल चोलास की हम बात करें तो ये फाउंडर है चोल एम्पायर के, विजयलया। आदित्य, ही सन आदित्य डिफीटेड द पल्लव किंग अपराजित वर्मन, यानी विजयलया के जो बेटे होते हैं आदित्य, वो पल्लव के किंग अपराजित वर्मन को हराते हैं। ठीक है, पल्लव के किंग को। और परंटक जो होते हैं, परंटक फर्स्ट, वो कौन होते हैं? आदित्य के बेटे होते हैं परंटक फर्स्ट, जो कि परंटक फर्स्ट जो हैं वो पल्लवास की पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, क्रश कर देते हैं, और ये जो होते हैं वो मदुराई को ऑक्यूपाइड करते हैं, जो कि पांड्यास की कैपिटल होती है। हमने पढ़ा था ना कि दक्षिण की तरफ में 3 डायनेस्टी रूल करी थी, चेरा, चोल और पांड्या। तो पांड्या की जो कैपिटल होती है मदुराई, उसको ऑक्यूपाइड कर लेते हैं। कौन? परंटक फर्स्ट। ठीक है, और परंटक फर्स्ट जो है वो मदुराई को कंट्रोल, यानी जीतने के बाद में इनको एक टाइटल दिया जाता है जिसका नाम होता है मदुराई कोंडा। राजा राज फर्स्ट, तो राजा राज फर्स्ट जो हैं वो मोस्ट पावरफुल रूलर हैं साउथ इंडिया के, यानी हर डायनेस्टी के कोई ना कोई पावरफुल रूलर रहे होते हैं या कोई न कोई फाउंडर होते हैं। तो उसी प्रकार से इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो तो हो गए अपने विजयलया, और इस डायनेस्टी के जो मोस्ट पावरफुल रूलर हैं वो हो गए राजराज फर्स्ट। तो ही स्टेबलाइज्ड हिज कंट्रोल ऑन एंटायर मद्रास, मैसूर, कुर्ग एंड सिन्हाल द्वीप, यानी ये जो होते हैं वो अपने डायनेस्टी का फैलाव करते हैं और इन पर कंट्रोल करते हैं। मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिन्हाल द्वीप पर जो है वो कंट्रोल करते हैं राजराज फर्स्ट। देख सकते हैं इतने एरिया को ये हैं कंट्रोल करते हैं। कौन? राजराज फर्स्ट। और चोल डायनेस्टी का विस्तार करते हैं, बढ़ाते हैं। ही मेड द फेमस शिव टेम्पल राजराजेश्वर इन हीज कैपिटल तंजौर, यानी जो इनकी कैपिटल होती है तंजौर, उनमें भगवान शिव का मंदिर भी बनवाते हैं जिसको बृहदेश्वर कहा जाता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि शिव का टेम्पल किसने बनवाया चोल डायनेस्टी के समय, तो आपको बताना है राजराज फर्स्ट ने। और राजराज फर्स्ट के जो बेटे होते हैं वो राजेंद्र फर्स्ट होते हैं। तो राजेंद्र फर्स्ट कौन होते हैं? तो इनके सन और सक्सेसर होते हैं, यानी राजराज फर्स्ट के या तो बेटे या कह लो इनके उत्तराधिकारी, एक ही बात है। इनके पास में जो आर्मी जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है, नवल आर्मी जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्मी होती है। किसके पास में? राजेंद्र फर्स्ट के पास में। और इसी नवल आर्मी स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही इन एरिया को ये जीत पाते हैं। पेंगू,
मर्टबन और अंडमान निकोबार आइसलैंड इन एरिया को जीत पाते हैं। इनको जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आसान इनके लिए यूँ हो गया कि क्योंकि इनके पास नवल आर्मी जो थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। और ही डिफीटेड पाल किंग महिपाल, और ये जो हमने पाल डायनेस्टी पढ़ी थी उसके जो रूलर थे महिपाल, उनको भी हराते हैं। His army crossed Kaling and reached Ganga. After this victory he took the title of गंगाई कोंडा। यानी ये जो होते हैं वो कलिंग, इनकी जो आर्मी होती है वो कलिंग को पार कर कर, कलिंग मैंने आपको पहले भी बता दिया था, तो कलिंग को पार कर कर गंगा तक पहुंच जाती है राजेंद्र फर्स्ट की आर्मी। इसी जीत के बाद में इनको एक टाइटल मिलता है जिसका नाम होता है टाइटल का गंगाई कोंडा। और चोल डायनेस्टी के जो अदर रूलर होते हैं वो होते हैं राजाधिराज वाज द सन एंड सक्सेसर ऑफ राजेंद्र फर्स्ट। यानी राजाधिराज जो होते हैं वो सन और सक्सेसर होते हैं राजेंद्र फर्स्ट के। और राजाधिराज वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ चालुक्य किंग सोमेश्वर। यानी जो राजाधिराज होते हैं राजेंद्र फर्स्ट के बेटे, वो चालुक्य के किंग सोमेश्वर के साथ में एक युद्ध में मारे जाते हैं। वीर राजेंद्र डिफीटेड द चालुक्याज इन द बैटल ऑफ कुडल संगमम। यानी जो वीर राजेंद्र जो होते हैं, अब राजेंद्र नेक्स्ट रूलर हैं, तो वीर राजेंद्र जो होते हैं वो चालुक्यों को हराते हैं। किसको हराते हैं? चालुक्यों को हराते हैं। कौन हराते हैं? तो वीर राजेंद्र जो है वो चालुक्यों को हराते हैं। कौन सी बैटल में? कुडल संगमम एक बैटल होती है, यानी युद्ध होता है कुडल संगमम, उसमें चालुक्यों को हरा देते हैं राजेंद्र। राजेंद्र कुलोटंग फर्स्ट। राजेंद्र कुलोटंग फर्स्ट कौन है? तो हिज मदर वाज चोल प्रिंसेस एंड हिज फादर वाज द रूलर ऑफ चालुक्य किंगडम। यानी इनकी माता जो होती है राजेंद्र कुलोटंग फर्स्ट की जो माता होती है, कौन? मदर, वो तो होती है चोल डायनेस्टी से बिलोंग करती है। और इनके जो फादर होते हैं वो चालुक्य किंगडम से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि माता जो थी वो तो चोल से थी, चोल डायनेस्टी से, और जो पिता जो थे वो चालुक्य वंश से थे। तो ये जो होते हैं फिर राजेंद्र कुलोटंग जो होते हैं वो एक नई डायनेस्टी की स्थापना कर देते हैं जिसका नाम होता है चालुक्य चोल डायनेस्टी। ठीक है। ही रूल्ड फॉर 40 ईयर्स। और ये जो है वो राज करते हैं 40 साल तक। चोल डायनेस्टी पर ये जो है वो राज करते हैं 40 साल तक। अब जो हम देखेंगे चोल डायनेस्टी के बारे में वो हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इस डायनेस्टी का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था, यानी प्रशासन किस प्रकार का था। तो इट वाज बेस्ड ऑन ग्राम पंचायत सिस्टम। इसका जो प्रशासन था वो ग्राम पंचायत सिस्टम पर बेस्ड था। और किंगडम वाज द डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेस विच वर नोन एज मंडलम। यानी जो इसका जो साम्राज्य था वो 6 पार्ट में डिवाइड था, यानी 6 प्रोविंसेस कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमारी इंडिया जो है वो 29 स्टेट में डिवाइड है, उसी प्रकार चोल का जो साम्राज्य था वो 6 स्टेट में डिवाइड था, यानी 6 प्रोविंसेस में डिवाइड था, या कह लो 6 स्टेट में डिवाइड था। इस प्रोविंसेस को समझने के लिए स्टेट बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। और इन प्रोविंसेस को कहा जाता था मंडलम। जिस प्रकार से हमारे जो है वो राज्य या स्टेट कहा जाता है, उसी प्रकार इनको पहले मंडलम कहा जाता था। कोटम वाज द सब यूनिट ऑफ मंडलम। और मंडलम, ये 6 प्रोविंसेस थे, इनको मंडलम कहा जाता है। और मंडलम के जो नीचे जो सब यूनिट होती थी वो कोटम होती थी। जिस प्रकार से हमारे जो राज्य होते हैं यानी स्टेट होते हैं उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, उसी प्रकार पहले कोटम होते थे चोल डायनेस्टी के समय। नाडू वाज द सब यूनिट ऑफ कोटम विच कंसिस्ट ऑफ मैनी विलेज। यानी नाडू जो है वो वापस कोटम की सब यूनिट है। नाडू जो है वो कोटम की सब यूनिट है। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट के नीचे हमारे जो तहसील होती है और ये बहुत सारे गाँव को कंसिस्ट करती है, बहुत सारे गाँव के प्रशासन को कंट्रोल करती है, उसी प्रकार से पहले जो था वो कोटम के नीचे नाडू होते थे। नाडू एक यूनिट थी, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन था जो कि छोटे छोटे गाँव को कंसिस्ट करता था, नाडू। और ग्राम संघ वर कोल्ड कुराम। यानी जो ग्राम संघ होती थी पहले उसको कुराम कहा जाता था। और ग्राम सभा जो होती थी वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती थी एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन की जो सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती थी वो ग्राम सभा होती थी, जो कि गाँव के लेवल पर की जाती थी। ये सभा या हम कह सकते हैं असेंबली। द असेंबली ऑफ नाडू वाज कॉल्ड नट्टर। यानी नाडू में जो असेंबली होती थी उसको नट्टर कहा जाता था।
विलेज रिप्रेजेंटेटिव वर इलेक्टेड एवरी ईयर, यानी जो विलेज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे वो हर साल इलेक्ट होते थे। About 1/6 part of land production was obtained by the king as lagan land revenue. This can be paid in the form of grains and gold coins. और मैं आपको बता दूं कि जो एंशियंट टाइम में क्या होता था, जिस प्रकार से जो चोल डायनेस्टी रूल कर रही थी, तो चोल डायनेस्टी के जो राजा होते थे, राजा कौन, राजा, वो अपनी प्रजा से क्या लेते थे, लैंड रिवेन्यू लेते थे, जिसको हम कहते हैं लगान। लैंड रिवेन्यू को पहले क्या कहा जाता था, लगान। तो कितने जो चोल डायनेस्टी के जो रूलर थे यानी जो राजा थे वो अपनी प्रजा से क्या लेते थे, लगान लेते थे। वो किस प्रकार से लेते थे हम देखते हैं। तो किसान जो फार्मर्स होते थे उनका कितना भी प्रोडक्शन हुआ हो, ठीक है, जैसे यदि आप देख लो कि 100 किलो किसी के गेहूं हुए हैं, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कितने, 100 किलो, तो उसका 1/6 पार्ट जो होता था, कितना 1/6 पार्ट जो होता था वो किसको देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था उस समय। यानी कितना भी प्रोडक्शन हो उसका 1/6 पार्ट जो होता था वो लगान के रूप में राजा को देना होता था। और हम वो किस रूप में दे सकते थे, या तो अनाज के रूप में या गोल्ड के कॉइन्स के रूप में हम दे सकते थे। एंशियंट टाइम में देते थे, हम तो नहीं देते हैं, पर एंशियंट टाइम में दे सकते थे। और गोल्ड कॉइन्स इन द चोल किंगडम वर कॉल्ड काशू। और जो गोल्ड के कॉइन्स होते थे यानी जो गोल्ड के जो सिक्के होते थे, ठीक है, तो उस समय में क्या कहा जाता था, उनको कासू कहा जाता था। यानी गोल्ड के कॉइन्स को एंशियंट टाइम में चोल डायनेस्टी के समय क्या कहा जाता था, कासू कहा जाता था। और इट वेटेड 16 आउंसेज, यानी इनका जो वेट होता था वो 16 आउंसेज होता था। यानी 16 आउंसेज को यदि हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना, 4 ग्राम, यानी एक जो है वो एक सिक्के का जो वजन होता था वो 4 ग्राम होता था। चोल किंग हैड लार्ज मिलिट्री पावर एंड स्ट्रॉन्ग नवल फोर्स। दे बिल्ट मैनी रोड्स एंड इनिशिएटेड मैनी इरिगेशन स्कीम। यानी जो चोल के जो राजा थे, चोल डायनेस्टी के जितने भी राजा रहे हैं, उनके पास में जो मिलिट्री थी वो बहुत ही पावरफुल थी, और जो नवल फोर्स जो थी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। किसी भी डायनेस्टी के पास यदि मिलिट्री जो है वो पावरफुल रहेगी तभी वो लंबे समय तक राज कर पाएंगे उस एरिया पर। तो उसी प्रकार से चोल डायनेस्टी ने भी बहुत समय तक जो है वो रूल किया। क्योंकि उनके पास मिलिट्री जो थी वो बहुत ही पावरफुल थी, और इन्होंने बहुत सी रोडें भी बनवाई, यानी रोडों का निर्माण किया, और बहुत सी इरिगेशन स्कीम जो थी वो भी स्टार्ट की लोगों के लिए, फार्मर्स के लिए। क्योंकि उस समय जो था वो, इस डायनेस्टी के समय जो लोग थे, सारे जो लोग थे यानी कह सकते हैं पीपल, वो उनका जो मेन ऑक्यूपेशन होता था वो एग्रीकल्चर ही होता था। तो उस समय के जो राजा थे उन्होंने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में भी ज़्यादा ध्यान दिया, और इरिगेशन स्कीम भी स्टार्ट की। इरिगेशन स्कीम में किस प्रकार से इरिगेशन स्कीम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि कैनाल्स जो है वो डेवलप कर दी, और लोगों को जो है वो पानी प्रोवाइड करवाए अलग अलग संसाधनों से। यही इसी प्रकार से इरिगेशन स्कीम हो सकती है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी इरिगेशन स्कीम भी स्टार्ट की, जो कि चोल डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने